मूवी की शुरुआत होती है ओहायो 1995 से, जहां पर दो छोटी बच्चियां नताशा और येलिना आपस में खेल रही होती हैं। तभी येलिना को चोट लग जाती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहां पर उनकी मॉम आ जाती हैं और वो येलिना को चुप कराती हैं और साथ ही उससे ये भी कहती हैं कि जितना ज़्यादा तुम्हें पेन होता है तुम उतने ही ज़्यादा स्ट्रांग बनते हो। एलेक्सी और मलीना इन दोनों के रियल पेरेंट्स नहीं होते हैं, वो इनके सैरोगेट पेरेंट्स होते हैं। एलेक्सी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, वहाँ रशिया में सब लोग उसे रेड गार्डियन के नाम से जानते हैं। एक तरह से एलेक्सी रशिया की कैप्टन अमेरिका टाइप पर्सनालिटी है, क्योंकि दोनों में ही सुपर सोल्जर सीरम था। इसके बाद सब साथ में बैठकर डिनर करने लगते हैं। मलीना से कहता है कि हमारे पास सिर्फ 1 घंटे का टाइम है, हमें यहाँ से जल्द ही निकलना होगा। इसके बाद वो एक अबैंडन एयरपोर्ट पर जाते हैं रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है। पुलिस उन्हें रोकने का पूरा ट्राई करती है, पर जैसे तैसे वो वहाँ से निकल जाते हैं। इसी बीच मलीना को गोली भी लग जाती है, पर वो वहाँ से भागने में कामयाब होते हैं और वो सीधा पहुँचते हैं क्यूबा। मलीना को गोली लगी होती है, इसलिए उसे हॉस्पिटल भेजा जाता है। एलेक्सी अपने कलीग से मिलता है और उससे कहता है कि मेरा सूट मुझे वापस चाहिए। 3 साल हो चुके हैं और आज के बाद मुझे कभी भी किसी अंडरकवर मिशन पर मत भेजना। साथ ही एलेक्सी उसे एक फ्लॉपी डिस्क देता है। इसके बाद सोल्जर्स येलिना और नताशा को अपने साथ रेड रूम प्रोग्राम ट्रेनिंग के लिए ले जाते हैं। रेड रूम प्रोग्राम की ट्रेनिंग पर जाने की वजह से दोनों बिछड़ जाते हैं, लेकिन नताशा येलिना को उन दोनों का एक फ़ोटो दे देती है, जिसकी वजह से वो उसे याद रख सके। इस इंसिडेंट के बाद में 21 साल बीत जाते हैं और टाइम आता है सन 2016 का, सिविल वॉर के बाद का टाइम, जहां पर नताशा एक फ्यूजिटिव है कि उसने सुकोविया अकॉर्ड्स को तोड़ा है, इसलिए यूएस सेक्रेटरी रॉस उसके पीछे पड़ा हुआ है। वो नताशा से कहता है कि चुपचाप खुद को सरेंडर कर दो, जिस पर नताशा कहती है कि कोई फायदा नहीं है, तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। रॉस अपने सोल्जर्स को अंदर नताशा को पकड़ने के लिए भेजता है, लेकिन नताशा वहाँ पर नहीं होती। असल में वो नॉर्वे में कहीं पर होती है। रॉस के ट्रैकर ने गलत लोकेशन शो की होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मोरेको। बाद में हमको येलिना दिखाई जाती है, जो कि एक ब्लैक विडो का पीछा कर रही होती है और उसे मारने की कोशिश कर रही होती है। जैसे ही वो उसे मारने वाली होती है, वो ब्लैक विडो उसके सामने एक रेड डस्ट का यूज़ करती है, जिससे कि येलिना रेड रूम प्रोग्राम के कंट्रोल से बाहर आ जाती है। मरने से पहले वो बताती है कि मेरे जैसी बहुत सारी ब्लैक विडोज हैं जो कि रेड रूम प्रोग्राम के कंट्रोल में है, तुम्हें हम सबको बचाना होगा। इसके बाद येलिना उस रेड डस्ट वाले एंटीडोट को अपने साथ में ले लेती है और खुद में से ट्रैकर को निकाल देती है। अब येलिना रेड रूम प्रोग्राम के कंट्रोल में नहीं है और वो एक रोग हो चुकी है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई जाती है नताशा, जो कि नॉर्वे में छुप के रह रही होती है और उसकी मदद करता है रिक मेजन नाम का एक आदमी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ड्रेकव। ड्रेकव वही आदमी होता है जिसको शुरू में एलेक्सी ने वो फ्लॉपी डिस्क दी थी। अपने टास्क मास्टर नाम के प्रोग्राम को इनिशिएट कर देता है। टास्क मास्टर बहुत ज़्यादा खतरनाक और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाई जाती है नताशा, जो कि रिक के साथ में होती है। रिक उसकी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, उसको एक आर्मी प्रोवाइड करवाता है, साथ ही फूड, नई आइडेंटिटी, जो कुछ भी उसको चाहिए होता है वो सब कुछ उसको प्रोवाइड करवाता है। साथ में उसे कुछ लेटर्स भी दे के जाता है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। बाद रात के समय नताशा की आर्मी का फ्यूल खत्म हो जाता है, इसलिए उसको शहर जाना पड़ता है। पर अचानक से उसकी कार पर एक जोरदार बम का धमाका होता है और उसकी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। नताशा गाड़ी से निकलने का पूरा ट्राई करती है और उसके सामने खड़ा होता है टास्क मास्टर। ये धमाका उसी ने करा होता है। नताशा और टास्क मास्टर के बीच में बहुत ही भयानक फाइट होती है। टास्क मास्टर को हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि वो इजीली दूसरों के स्किल्स को कॉपी कर लेता था। पर नताशा को जल्दी ही समझ में आ जाता है कि वो उसके पीछे नहीं था, बल्कि उस मेल बॉक्स के पीछे था जिसमें वो एंटीडोट रखे हुए थे। वो नताशा को धक्का देता है, जिससे कि वो नदी में गिर जाती है। जब वो उस मेल बॉक्स को खोलकर देखता है तो वहाँ पर एंटीडोट नहीं होते, क्योंकि नताशा ने उन्हें पहले ही ले लिया होता है। नताशा उस एंटीडोट का अपने साथ में रख लेती है और साथ ही उसे एक फोटो मिलती है, वही फोटो जो उसने येलिना को दी थी जब वो रेड रूम की ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे। अब वो येलिना से मिलने जाती है। जब वो मिलते हैं तो सबसे पहले वो फाइट करते हैं। मतलब वो कोई सीरियस फाइट नहीं थी। एक्चुअली येलिना उससे बहुत ज्यादा नाराज होती है, क्योंकि इतने सालों से उसने उसके साथ में कोई कांटेक्ट नहीं रखा होता है। जब उससे एंटीडोट के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि रेड रूम अभी भी एक्टिव है। नताशा कहती है कि ये कैसे पॉसिबल है, मैंने ड्रेकोव को मार दिया था, मेरा शील्ड में भर्ती होने का सबसे पहला मिशन यही था। लीना उसे बताती है कि उस हमले में ड्रेकोव नहीं मारा गया था, वो किसी तरह से बच गया था, पर उसकी बेटी मारी गई थी। नताशा कहती है कि मैं उसकी बेटी को नहीं मारना चाहती थी और उसके मरने को वो कोलेटरल डैमेज का नाम देती है। एलिना कहती है कि बहुत सारी विडोज उसके कब्जे में है और हमें उन्हें छुड़ाना होगा। वो दोनों बातें ही कर रहे होते हैं, तभी उनके ऊपर अटैक हो जाता है। यहाँ पर इन विडोज को ड्रेकोव ने भेजा होता है, क्योंकि उसे ये पता चल गया होता है कि एलिना उसके कंट्रोल से बाहर आ गई है और वो कुछ भी करके इसे मारना चाहता है। बड़ी मुश्किल से वो दोनों बचते बचाते उस बिल्डिंग से बाहर निकल आते हैं। पर इस फाइट में एक विडो घायल हो जाती है और मरने से पहले वो उन्हें बताती है कि ये सब उसने जानबूझकर नहीं किया, ये उससे करवाया गया है, ये सब उससे ड्रैको करवा रहा है, और इसके बाद वो मर जाती है।
नताशा और येलिना वहाँ से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो उनके पीछे टास्क मास्टर पड़ जाता है। वो बड़ी मुश्किल से उसे बचते बचाते भागते हैं, पर किसी तरह से वो दोनों उसके चंगुल से भाग जाते हैं। इसी दौरान येलिना घायल हो जाती है और उसे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। ये दोनों उसी जगह पर छुपते हैं जहाँ पिछली बार क्लिंट और नताशा छुपे थे जब वो ड्रैकोव पर हमला करने आए थे। नताशा रिक से एयरक्राफ्ट मंगवाती है, पर वो एक पुराना हेलीकॉप्टर लेकर आता है क्योंकि वो बताता है कि रॉस उसके पीछे पड़ा हुआ है। इसके बाद येलिना और नताशा दोनों वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एलेक्सी, जो कि काफ़ी सालों से जेल में कैद था और वो बाकी कैदियों के साथ पंजा लड़ा रहा था और अपनी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें कर रहा था। तभी जेल के गार्ड उसे बुलाने के लिए आते हैं क्योंकि उसके लिए एक मेल आया होता है जिसमें रेड गार्डियन का एक्शन फिगर होता है। जब एलेक्सी उस एक्शन फिगर को देख रहा होता है तब उस एक्शन फिगर का हेड टूट जाता है और उसमें से एक माइक्रोफोन निकलता है। वो उसे अपने कान में लगाता है तो उसे नताशा की आवाज़ आती है। नताशा बोलती है कि हम तुम्हें यहाँ से निकालने वाले हैं, पर ज़्यादा सीन क्रिएट मत करना, शांति से यहाँ से निकल जाना। पर एलेक्सी उनकी बातों को नहीं सुनता है और बेमतलब का बखेड़ा खड़ा कर देता है और सारे के सारे सोल्जर्स उसके पीछे लग जाते हैं। अब सारे के सारे सोल्जर्स एलेक्सी के पीछे भागने लगते हैं। उन सोल्जर्स को नताशा का वो हेलीकॉप्टर दिख जाता है। वो उस हेलीकॉप्टर पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिसकी वजह से नताशा को खुद आना पड़ता है। अब जैसे तैसे करते नताशा और एलेक्सी हेलीकॉप्टर पर पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद एलेक्सी उन दोनों से बातें करने की कोशिश करता है, मगर वो दोनों उससे बातें नहीं करती। वो उससे नाराज होती हैं क्योंकि बचपन में उसने उन दोनों को छोड़ दिया था। एलेक्सी बताता है कि ड्रेकोव ने उसको चीट किया था और वो काफी साल से इस जेल में कैद है। नताशा एलेक्सी से रेड रूम के बारे में पूछती है कि वो कहाँ पर है, पर एलेक्सी कहता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, मगर मेलिना को जरूर पता होगा। नताशा और येलिना दोनों शॉक हो जाती हैं। वो उससे पूछती हैं, क्या मेलिना जिंदा है? तो एलेक्सी आंसर देता है, हाँ, मेलिना अभी तक जिंदा है और वो ड्रेकोव के लिए काफ़ी खास थी, मुझसे भी ज़्यादा। अब वो तीनों मेलिना के फार्म हाउस पर जाते हैं जहाँ पर उसने काफ़ी सारे पिग्स पाल रखे होते हैं क्योंकि वो उन पर एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। उसने उनका माइंड कंट्रोल किया होता है। इसके बाद वो लोग अपने फैमिली मैटर पर बात करने लगते हैं, जो भी उनके आपस में मनमुटाव थे। पर येलिना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। वो कहते हैं कि आप लोग मेरे असली पेरेंट्स थे, पर आप लोगों ने हमको चीट किया, हमें छोड़कर चले गए। और वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद नताशा मेलिना के पास में जाती है और उससे पूछने लगती है कि क्या तुम मेरे असली पेरेंट्स के बारे में जानती हो? मेलिना बताती है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें नहीं छोड़ा था, तुम्हें किडनैप किया गया था और तुम्हारी माँ काफ़ी टाइम बाद तक भी तुम्हें ढूंढती रही थी और लास्ट में ड्रैकोव ने उन्हें मरवा दिया था। ये सुनकर नताशा काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एलेक्सी, जो कि येलिना को ये बता रहा होता है कि तुम दोनों के लिए मेरा प्यार सच्चा था और उसमें कभी भी कोई दिखावा नहीं था। मैंने तुम दोनों को हमेशा ही अपनी बच्चियों की तरह ट्रीट करा है। इसके बाद वो येलिना के लिए वही गाना गुनगुनाने लगता है जो वो बचपन में बहुत ज़्यादा सुना करती थी और एलेक्सी के साथ येलिना भी वो गाना गुनगुनाने लगती है। तभी अचानक से उनके कमरे में बहुत ज़्यादा रोशनी हो जाती है क्योंकि मेलिना ने पहले ही रेड रूम को अलर्ट कर दिया होता है, उनके आने की खबर दे दी होती है और रेड रूम के सोल्जर्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ड्रेको मेलिना की काफ़ी तारीफ करता है। वो उससे कहता है कि तुमने बिल्कुल वैसे ही किया जैसा कि तुमसे कहा गया था। वहीं हमें ये पता चलता है ये असल में मेलिना ना होकर नताशा होती है। इन दोनों का ये प्लान था। इन दोनों ने ये फेस मास्क टेक्नोलॉजी के यूज़ से करा था और एक दूसरे की जगह पर पहुंच गई थी। इसी के साथ हमें ये भी पता चलता है कि टास्क मास्टर और कोई नहीं, ड्रैकोव की बेटी एंटोनिया थी। वो उस हादसे में मरी नहीं थी, बल्कि उसका चेहरा जल गया था। वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रही थी, इसीलिए ड्रैको से गर्दन के पीछे एक चिप लगा देता है और उसे सुपर सोल्जर में चेंज कर देता है। उसके स्किल्स काफ़ी कमाल के थे, जिसकी वजह से वो दूसरों के फाइट करने के तरीके को काफ़ी इजीली तरीके से कॉपी कर सकती थी, जिसके कारण से उसको हराना काफ़ी मुश्किल था। इसके बाद नताशा ड्रैको पर अटैक कर देती है और हमें ये पता चलता है कि इनकी रेड रूम प्रोग्राम के ट्रेनिंग के टाइम पर इनमें कुछ ऐसे फेरोमोन्स फिट कर दिए जाते हैं जिसकी वजह से ये चाहकर भी ड्रैको को हार्म नहीं कर सकती, नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यही रीज़न था कि ड्रैको इजीली इन सबको कंट्रोल कर सकता था और इनसे कुछ भी तबाही मचवा सकता था। इसीलिए नताशा जानबूझकर ड्रैको को गुस्सा दिलाती है ताकि वो उस पर अटैक करे और उसकी वो फेरोमोन वाली नर्व डैमेज हो जाए, जिससे कि वो उसे कंट्रोल के बाहर आ जाए। पर जब लास्ट में ड्रैको फेल हो जाता है तो नताशा खुद ही अपने सिर को टेबल पर पटक देती है और उस नर्व को डैमेज कर देती है। इसके साथ ही बाकी के लोग कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, जैसे कि एलेक्सी एंटोनिया के साथ फाइट कर रहा होता है। मेलिना इस शिप के इंजन को ख़राब कर देती है, जिससे कि ये शिप नीचे गिरने लगता है। और साथ ही येलिना का ये काम होता है कि जितनी भी यहाँ पर विडोज हैं जो कि ड्रैको के कंट्रोल में हैं, उन सभी को रेड डस्ट की मदद से उस कंट्रोल से बाहर निकालें।
पर जैसे ही वो उस रूम में जाती है उसे कोई नहीं मिलता, क्योंकि जब नताशा ड्रैकोव को मार रही होती है तब वो विडोज को अपने पास बुला लेता है। वो सब नताशा पर अटैक करने लगती हैं। शुरू में तो नताशा उन सब का अच्छे से सामना करती है, पर लास्ट में वो सब उस पर भारी पड़ने लगती हैं। पर तभी वहाँ पर येलेना आ जाती है और उस रेड डस्ट को वहाँ पर ब्लास्ट कर देती है। शिप नीचे गिर रहा होता है। फिर उसके बाद नताशा कंप्यूटर पर जाकर जितने भी वर्ल्ड में ब्लैक विडोज हैं उन सभी को ड्रैको के कब्जे से बाहर निकाल देती है। इसी के साथ मलीना और एलेक्सी को एक जेट मिल जाता है, और काफ़ी देर वेट करने के बाद भी जब वो दोनों नहीं आती हैं तो वो उस प्लेन को टेक ऑफ कर लेते हैं। रेड रूम प्रोग्राम के बेस में आग लग जाती है और वो नीचे गिरने लगता है, और इसी के साथ ड्रैको भी इस जगह से भागने लगता है अपने जेट में अपने कुछ सोल्जरों के साथ में। पर तभी येलेना ड्रैकोव के जेट को ब्लास्ट कर देती है और इसी के साथ वो भी यहाँ से गिर जाती है। इसके साथ ही नताशा भी जंप करती है और जल्दी से जाके येलेना को पैराशूट पहना देती है। अब नताशा गिरने लगती है। नताशा और टास्क मास्टर दोनों एक साथ नीचे धरती पर लैंड करते हैं और इसी के साथ उनकी दोबारा से फाइट स्टार्ट हो जाती है। पर इस बार नताशा एंटोनिया के हेलमेट को हटा देती है और जल्दी से रेड डस्ट का ब्लास्ट कर देती है, जिससे कि वो ड्रैको के कंट्रोल से बाहर आ जाती है और बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। नताशा येलेना को ढूंढती है और उसे गले लगा लेती है। वो उससे कहती है कि ये सब रियल था, हमारी फैमिली, हमारा रिलेशनशिप, सब कुछ रियल था और अब सब कुछ ठीक हो जाता है। पूरी फैमिली एक बार फिर से यूनाइट हो जाती है। पर तभी वहाँ पर रॉस आ जाता है। नताशा, येलेना, एलेक्सी, मलीना उन सभी को वहाँ से जाने को कहती है। तभी वहाँ पर विडोज का शिप आ जाता है। वो सब उनको वहाँ से ले जाते हैं और साथ ही साथ एंटोनिया को भी। वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और नताशा रॉस के आने का वेट करने लगती है। इसके बाद 2 हफ्ते बाद का टाइम दिखाया जाता है। नताशा अपना हेलमेट उतारती है और उसके बाल ब्लॉन्ड होते हैं, जिससे कि हमें साफ साफ पता चलता है कि ये इन्फिनिटी वॉर वाला टाइम है। रिक नताशा से कहता है कि अगर तुम मुझे थोड़ा सा टाइम और पैसे दो तो मैं तुम्हारे लिए अच्छे जेट का भी इंतजाम कर सकता हूँ। वो उनके लिए क्वीन जेट लाया होता है। इसके बाद नताशा जेट लेकर वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अब इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बात करते हैं, जो कि है फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के बाद का, क्योंकि हमें यहाँ पे वैलेंटीना दिखाई जाती है। जब येलेना नताशा की कब्र पर जाती है तब वो उसे वहाँ पर मिलती है। वो उसे बताती है कि तुम्हारी बहन की मौत का जिम्मेदार और कोई नहीं, क्लिंट बार्टन है। इस मूवी में आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।